आपके साथ लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर का। लेक्चर नंबर 3 है क्या, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें लेक्चर नंबर 3 में हम बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते ही हैं, पहले ये समझाएंगे। बच्चे वो प्रॉपर्टीज, वो स्पेशल प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करें और नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड ना करें। बहुत इजी। क्या बोला? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा। याद हो गया? दैट इज नॉन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट, relative lowering in vapor pressure। ठीक है। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और फोर्थ वन, लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बच्चे बेसिकली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनके बेस पे फर्दर न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है। तो डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बच्चे आपको एक चीज मैंने करवाई, मॉडिफाइड रॉल्स लॉ, याद होगा। ठीक है। रॉल्स लॉ में लास्ट में जो ड्राइव किया हमने, क्या किया था ड्राइव? P0 माइनस PT या PS ले लो, ये ड्राइव किया था, आपको याद होगा। बच्चे P0 माइनस PS होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अपॉन P0 आ गया तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप समझ पा रहे हैं, relative lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute, mole fraction of solute। तो ये आपको पता ही है, ऑलरेडी पता है। ठीक है। अब हम इसे फर्दर मॉडिफाई करेंगे। एक बात और, अगर आप इसको नॉर्मली लिखें तो क्या होगा? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू MB अपॉन MA प्लस M। तो यहां से क्या पता लगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, देयरफॉर वी कैन से इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चेक भी हो गया। आगे बढ़ते, इसको इन्वर्स कर दो, ये भी इन्वर्स हो जाएगा।
अलग कर दो, ठीक है ना। NB अपॉन NB क्या आ गया 1, 1 को इस साइड ले जाओ, फर्दर सॉल्व करें, यही होगा। आगे देखिए, अब टीएस अपॉन टी नॉट माइनस पीएस आ गया इक्वल टू NA अपॉन NB, दोबारा से इन्वर्स कर दो, क्या हो जाएगा NB अपॉन NA। अब एक बात और ध्यान देने वाली, NB अपॉन NA क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फॉर्मूला को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझ गए होंगे कि ये ड्राइव किया मैंने सिंपल मैथमेटिकल रिलेशंस के बेस पे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हमने डिस्क्राइब किया, ठीक है। और मैंने पहले बता दिया कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट पार्ट हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो बच्चे आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। आप सबको मैंने पहले ही बताया हुआ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन वेपर प्रेशर इज इन इक्विलिब्रियम विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच जो वेपर्स बन रहे हैं ना बच्चे, जो वेपर्स बन रहे हैं, जो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या ये क्लियर है, ठीक है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे, ध्यान से समझना। हम यू कैन से आप एक बात और बताइए, किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का, ठीक है। आप कहेंगे कि सर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, दैट इज रॉन्ग। याद रखना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, रीजन बीइंग सॉल्यूट उसमें इन्वॉल्व है जो कि वेपर नहीं बनने देगा, ठीक है। तो डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। आप समझ गए होंगे, दिस इज टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नॉट का मतलब क्या ले रहे हैं हम, सॉल्वेंट, याद रखें, ठीक है। तो डेल्टा टीबी, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। याद रहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी है।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम आ गया। ठीक है, अब देखिए ये मोलैलिटी है, सॉल्व करें। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। फर्दर सॉल्व कर दो। ठीक है, अब यहां से ये रिलेशन आ गई, यहां से आप मोलर मास फाइंड करना चाहते हैं तो ये इधर ले जाए और डेल्टा टी भी नीचे ले जाए, तो मोलर मास भी आप इजीली फाइंड कर पाएंगे सॉल्यूट। Kb क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, जो कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी होगा जब 1 मोलर, ठीक है, सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होगा, क्या होता है? When 1 gram of solute is dissolved, ये ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल्स में और ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा, ध्यान रखना। dissolved in 1000 gram of solvent, ठीक है, क्या ये क्लियर हो पा रहे? तो आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है, और इसके बाद एक डायग्रामेटिक फॉर्म भी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, वो भी बताएंगे, ध्यान देना। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्यूशन का ग्राफ बनाएंगे। बताओ कौन सा सॉल्वेंट का होगा और कौन सा सॉल्यूशन का होगा? ये ग्राफ आपको पता लग पा रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेपर प्रेशर ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें आप स्टैंडर्ड लाइंस बना दीजिए। ऑब्वियस है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा शो हो रहे हैं वो क्या होगा? सॉल्वेंट। जिसका कम हो रहा है वो सॉल्यूशन, ठीक है। ये 1 एटमॉस्फेयर है और 1.013 बार, जो कि 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो एक बात और, यहां पे ये क्या आएगा? सॉल्वेंट का है ना, तो ये क्या आ जाएगा? TB नॉट, और ये क्या आएगा? सॉल्यूशन का है TB, और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बच्चे? डेल्टा T, एलिवेशन इन बॉइलिंग। मतलब सॉल्यूशन के मुकाबले सॉल्वेंट का कितना टेम्परेचर वाइज डिफरेंस आ रहा है, उसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मैंने ओवर किया। एक और चीज बच्चे ध्यान देनी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एबुलियोस्कोपिक भी बोलते हैं।
है, सेकेंड नेम। और एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि बच्चे अगर हमें वेरीफाई करना आ गया कि वेदर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉट, तो डेल्टा टीवी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, से आपका थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थोड़े ध्यान से कंसंट्रेशन से समझिएगा, बहुत इजी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में अब आप एक बात पहले तो करने से पहले ये बताइए कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का जल्दी अचीव होगा कि सॉल्यूशन का नेगेटिव में होगा ना, तो आप कहेंगे कि सर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यू कैन से लोअर होगा देन सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा, इसको क्रायोस्कोपिक भी कहते हैं, तो डेल्टा टीएफ अब क्या आ जाएगा, टीबी टीएफ नॉट माइनस टीएफ। याद रहे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या किया था, टीबी माइनस टीबी नॉट किया था, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन सॉल्वेंट था। इसमें क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखना है। अब डेल्टा टी है, बाकी सब सेम है, जहां पे आप एम यूज कर रहे बी यूज कर रहे थे वहां पे एफ लिखना है, बाकी सब ऑलमोस्ट मैथमेटिकली सेम रहने वाला है। देखिए कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी होगा। ठीक है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम हो जाएगा। के एफ क्या हो गया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और यू कैन से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो डेल्टा टी एफ क्या, अगर हमें एम निकालना है, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ये देखिए ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी आप निकाल पाएंगे। अगेन डायग्रामेटिक फॉर्मेशन देखते हैं क्या होगी, देखिए अब जो ग्राफ बनेगा अगेन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ही, तो देखिए कैसे होगा। ये लाइन किसकी होगी, सॉल्वेंट की के सॉल्यूशन की? दिस इज फॉर सॉल्वेंट, क्योंकि जल्दी फ्रीज हो रहा है ना, जल्दी फ्रीज हो रहा है टेम्परेचर के हिसाब से सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जल्दी फ्रीज नहीं है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट। ठीक है, फिर से वही चीज, यहाँ पे क्या आएगा, टी एफ, और यहाँ पे टी एफ नॉट। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या आ गया, डेल्टा टी एफ
डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो गया, टी एफ नॉट माइनस, ये हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। कोई डाउट है तो बताइए, अगर कोई भी डाउट होगी तो आपका जूम ऐप पे मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ओनली फॉर कॉम्पिटिशन। देखिए बच्चे, जो कोल्ड कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, उधर नॉर्मली टेम्परेचर 0 से भी बिलो रहता है। तो कार रेडिएटर्स में हम जब वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा, वो फ्रीज होने लग जाएगा, है ना। मतलब एज अ सॉल्वेंट अगर हम वाटर यूज करेंगे तो वो फ्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, कार रेडिएटर्स में, ताकि वो फ्रीज ना हो, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा लोअर हो जाए। मान लो वाटर का अगर 0 डिग्री है, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन डालने के बाद -40 -60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन का, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हम वाटर में पाएंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लोअर हो जाएगा, जिसके कारण हम कोल्ड कंट्रीज में भी इसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये मेथड्स कहाँ एप्लीकेबल है, मतलब एबुलियोस्कोपिक, एंड क्रायोस्कोपिक। मेथड्स कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है, तो वो बताने लगा हूँ बड़े ध्यान से। इनमें बच्चे कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे जहाँ पे सॉल्यूशंस क्या होंगे, डाइल्यूट, सॉल्यूशंस क्या होंगे, डाइल्यूट होंगे तो रॉल्स लॉ ओबे करेंगे। तो जो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ ओबे करेंगे और डाइल्यूट होंगे, उन्हीं पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एप्लीकेबल होने वाले। ठीक है, करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल, मतलब वेपराइज ना हो सके। ठीक है, क्लियर है ये बात। थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करें, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन will take place। मतलब कोई भी एसोसिएशन मॉलिक्यूल्स की सॉल्यूशन में ना ही कोई एसोसिएशन हो सके, ना ही कोई डिसोसिएशन हो सके, वहां पे ये एप्लीकेबल हम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, solute do not form
solute do not form a solid when freezed with solvent. मतलब ये नहीं फ्रीज होना चाहिए, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में नहीं आना चाहिए, बट सॉल्वेंट फ्रीज होना चाहिए। तो ये बातों का ध्यान रखते हुए ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कराने से बच्चे ये भी तो एक चीज और ये भी डिपेंड कर रहा है ना बच्चे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में, तो हम ये भी कह देंगे ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई, ठीक है। उसको ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आपको बच्चे ऑस्मोसिस पता होना चाहिए, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चे? नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएगा फ्लो, ठीक है। और ऑब्वियसली सॉल्वेंट क्या होता है? लो कंसंट्रेटेड, सॉल्यूशन क्या होता है? हाई कंसंट्रेटेड, और क्या हो गया? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड और हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी लेंगे, आपको डायग्रामेटिकली समझाएंगे। देखिए ये नॉर्मल साइज एग है, ठीक है, हमने इसमें पुट अप कर दिया, सेम साइज एग हमने इधर भी पुट किया था और इधर भी पुट किया था। यहाँ पे वाटर है बीकर में और यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो होगा क्या? एग की जो अपर लेयर है, व्हाइटिश लेयर, वो बच्चा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल प्ले कर रही है। तो होगा क्या? वाटर की कंसंट्रेशन लोअर होगी, इनसाइड द एग जो लिक्विड प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? बोलो, हायर होगी। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएगा, मतलब फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ एग होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को एंडो ऑस्मोसिस भी कहते हैं। याद क्या कहते हैं? एंडो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए क्या होगा, बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इनसाइड कम है, तो नीचे से अंदर से बाहर जाएगा टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिक्विड, क्योंकि अंदर लोअर है बाहर हायर है, तो इस पे क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा एक, इसमें क्या हो गया? एक्सेल हो गया, साइज एक्सेल हो गया, ठीक है। तो we can say that this is exo osmosis दिखेगा। तो आपको अब पता लग गया होगा, एंडो ऑस्मोसिस जब बाहर से इनसाइड जाए, एक्सो ऑस्मोसिस जब इनसाइड टू आउटसाइड जाए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जिक्र हुआ, वो बताएंगे। देखिए बच्चे, दो तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पिग्स ब्लैडर, और जितनी भी आउटर मोस्ट स्किन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होती है वो भी नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन एटसेट्रा। ये आर्टिफिशियल सेमी, आप नाम से समझ गए होंगे, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अब हम आते हैं ऑस्मोटिक अपने मेन टॉपिक। देखिए डेफिनेशन बताने से पहले डायग्राम पे लेके जाऊंगा, उसको समझाऊंगा, आपको अपने आप ही डेफिनेशन समझ आ जाएगी।
देखिए कैसे, देखिए आपने दो तरह के बीकर्स को एडजॉइन किए और बीच में आपने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन रखी है। एक साइड क्या रखा है सॉल्यूशन, एक साइड क्या रखा है सॉल्वेंट। अब आप सब जानते हैं कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगा, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएगा लिक्विड विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। बट मैं यहां पे ध्यान से सुनो, मैं यहां पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, पिस्टन है सॉल्यूशन की साइड मैं उतना प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन की साइड मैं उतना प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन की साइड एंटर ना कर पाए विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उस प्रेशर को जो मैंने प्रेशर अप्लाई किया उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बहुत इजी हो गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन साइड था, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बात और, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT कहलाता है फॉर्मूला। ठीक है, वही PV इक्वल टू NRT होता है, लेकिन PV P किसके लिए यूज कर दिया हमने, गैसेस में यूज किया था, स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रेशर हमने पाई से डिनोट कर दिया। कई बुक्स में P भी दिया होगा, PO भी दिया होगा, आपने समझ जाना। ठीक है, N इज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो N/V नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम, RT। आप समझ गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर मैं, अब चलो और आगे आते हैं, मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया था, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया था ताकि क्या ना हो पाए, सॉल्वेंट सॉल्यूशन की साइड ना जा पाए। मान लो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूं और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? आप सब बोलेंगे सर उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पे इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इस साइड जाने लग जाएंगे, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर हो जाएगा, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। ठीक है, अबव ऑस्मोटिक प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे, याद रखना। ठीक है, इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। रिवर्स क्यों बोला आपको पता लग गया होगा, ऑस्मोसिस का ऑपोजिट। ठीक है, प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशंस। रिवर्स ऑस्मोसिस की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए हायर लेवल पे बहुत ज्यादा जब वाटर सॉल्टी होगा तो हम उसको इधर पिस्टन से अबव ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन रख देते हैं, तो यहां से जो प्योर सॉल्वेंट है इधर चला जाएगा, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स यहां पे रह जाएंगे और हमारा वाटर क्या हो जाएगा, फ्रेश, और उसे हम सेपरेट कर लेंगे। ये इसकी एप्लीकेशन है। तो मैंने अब आपको सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 की 4 बता दी और ये भी बता दिया क्यों, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। ठीक है, और आगे भी देखेंगे कि क्या हो सकता है। ये पहले आपको अच्छे से आना चाहिए टॉपिक। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अलग से आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सीखें।